देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसमें वैसे तो बोला है कि कुछ चीज़ें ही हमको ढूंढ के देना है आपको, मतलब 6 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन हम 21 जो नोट्स है 21 नोट्स अभी कंप्लीट करेंगे। मतलब इसमें से कुछ नोट्स नहीं होंगे, कुछ नोट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले से देखते क्वेश्चन हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। फ्रॉम द फॉलोइंग prepare the balance sheet of Arun Limited as at 31st March 2017 as required by Schedule 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। जो अभी हम बना रहे हैं वो 2030 का जो कंपनीज एक्ट है उसके स्केड्यूल नंबर 3 में ये हमको सजेस्ट किया हुआ है कि आपको इस टाइप का बैलेंस शीट बनाना है ना। तो वो जो हमने सीखा हुआ है वही स्ट्रक्चर है उसका, है ना। लेकिन इसमें से खास करके 1 to 6 नंबर दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी। मतलब जो हमारा बैलेंस शीट रहेगा उसके मेन 5 टाइटल तो हमें पता ही है। पहला टाइटल शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, तीसरा करंट लाइबिलिटी, है ना। और एसेट की बात करें तो नॉन करंट एसेट और करंट एसेट होता है। और 21 नंबर हम लास्ट में भी बताते हैं ना, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। ये तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ये 6 के 6 ढूंढ के देना है। तो तुम जो बैलेंस शीट बनाओगी ना तो उसमें 2 कॉलम वाला बना देना। तो पहले में तो हम सबका टोटल करेंगे, टोटल करके दूसरे कॉलम में उसको लेके जाएंगे। जैसे कि पहले शेयर होल्डर्स फंड है तो इक्विटी शेयर, इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल पहले ले लेंगे, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, तो वो इनर कॉलम में टोटल मारेंगे। और उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस जो रहेगा, जनरल रिजर्व, वो सब, है ना। तो उसका टोटल करके वो भी बाहर ले जाएंगे, लेकिन इनर कॉलम में ये दोनों इनर कॉलम वाला जो होगा उसको टोटल मार के आउटर कॉलम में ले जाएंगे और उसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड। तो हमारा पहला आंसर वहाँ पे मिल जाएगा लास्ट में। ओके, तो 2 कॉलम में बनाना है, ठीक है। क्लियर हुआ 2 कॉलम में? ओके ओके ओके। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है उसमें जो पहले पर्टिकुलर और ये सब पढ़ लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, 15 लाख। कॉल्स इन एरियर्स, ये कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स मतलब पहले से हमें पैसा मिल जाता है ना, हफ्ता, अग्रिम प्राप्त हफ्ता बोलते हैं उसको, अग्रिम प्राप्त मांग, है ना। तो कॉल्स इन एरियर्स है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ कॉल्स इन एरियर्स? अरे कॉल्स इन एरियर्स है ना। अच्छा, एरियर लिखा है, एरियर मतलब बाकी रखा है, सॉरी माय मिस्टेक। एरियर मतलब बाकी रखा है, इसलिए तो वो डेबिट साइड हो रहा है ना। यहाँ पे डेबिट लिखना रह गया है ऊपर, यहाँ पे मुझे डेबिट लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्रेडिट तो लिखा हुआ है। तो कॉल से एरियर मतलब बाकी हफ्ता है ना। तो बाकी मांग का हम क्या करते हैं, शेयर पूंजी में से माइनस कर देते हैं क्योंकि डेबिट साइड है। उसके बाद है डिबेंचर। डिबेंचर में क्या लिखना है, डायरेक्ट नंबर बताओ। 3 नंबर, 3 नंबर। हाँ, लैंड का स्पेलिंग पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा है। तो वो हमारा कौन सा नंबर आएगा, लैंड मतलब 10 नंबर में आएगा। ओके। हाँ, उसके बाद लैंड जो है वो लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, वो सब कहाँ पे जाएगा, फिक्स, सॉरी, टेंजिबल एसेट्स में जाएगा, टेंजिबल फिक्स एसेट, है ना, 10 नंबर में। उसके बाद हमारे पास है जनरल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, वो दोनों कहाँ पे जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब 2 नंबर में जाएगा। ट्रेडमार्क दिया हुआ है, कॉपीराइट दिया हुआ है, वो 11 नंबर में जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है मतलब विज्ञापन उचित खाता, विज्ञापन उचित खाता, उचित खाता, उपलब्ध खातु, है ना। तो वो 14 नंबर में जाएगा, वो हमारा नॉन रियल एसेट है, अवास्तविक संपत्ति है, बराबर है, 14 नंबर में जाएगा। 30,000 डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो है वो भी वहीं पे जाएगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट एक बार करने के लिए होता है, बाद में हर साल उसको भी हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं, मतलब अपलिखित कर देते हैं।
ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, थर्ड नंबर में जाएगा। स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है, फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल, मतलब हमारा 16 नंबर में जाएगा, है ना। मटेरियल माल सामान तैयार माल, है ना। उसके बाद रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल है ना, वो भी 16 नंबर में जाएगा, है ना। 16 नंबर। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वो 9 नंबर में जाएगा। प्रोविडेंट फंड जो है वो 5 नंबर में जाएगा, 5 नंबर नहीं सॉरी, हाँ 5 नंबर में जाएगा। 6 नंबर नहीं, प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड है ना। हाँ हम्म, 6 नंबर में जाएगा ना सर? नहीं 5 नंबर में जाएगा। 6 नंबर में तो बैंक ओवरड्राफ्ट वो सब होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स होती है। प्रोविडेंट फंड जो है वो हम कर्मचारी एम्प्लॉयज़ के लिए रखते हैं, हम उसका प्रावधान करते हैं, प्रावधान बोलते हैं। प्रावधान मतलब प्रोविजंस, बराबर है। तो प्रोविडेंट फंड, तो वो कर्मचारी के लिए प्रोविडेंट फंड 5 नंबर में जाएगा। सनरे डेप्टर्स है, देनदार है, 17 नंबर। लूज टूल्स है, वो भी माल सामग्री इन्वेंट्री में जाएगा, मतलब 16 नंबर। बिल्स रिसीवेबल है तो वो भी 17 नंबर में जाएगा, मतलब लेनी उंडी। एडवांस शॉर्ट टर्म, हमको एडवांस में पैसा मिला है किसी का, तो हमारे पास पैसा मिला है तो हमें चुकाना पड़ेगा उसका, उसके सामने कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा, तो हमें देना पड़ेगा, तो हमारा दायित्व हो गया। लेकिन ये अदर लाइबिलिटीज़ में जाएगा, मतलब 8 नंबर में जाएगा। कौन से नंबर पे जाएगा? सॉरी, यहाँ पे एडवांस चीज़ लिखा है, माई मिस्टेक। ये डेबिट बैलेंस है, तो ये 18 नंबर उसमें नहीं जाएगा। ये जाएगा 19 नंबर में, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। हमने किसी को लोन दिया, हमने लोन लिया नहीं है, हमने किसी को लोन दिया, हमें एडवांस मिला नहीं है, हमने किसी को एडवांस भरा है, हमें लेना है उसके पास लाभ, है ना, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। 17 18 19 नंबर में, बराबर है, ठीक है। कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स वो 9 नंबर में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 नंबर में जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर्स, सर ये क्या कौन सा बोल रहे हो? प्रोफर्स डिविडेंड लिखा एडवांस के नीचे है ना? हाँ, तो प्रपोज डिविडेंड मतलब सूचित डिविडेंड, सूचित डिविडेंड कहाँ पे जाएगा? 9 नंबर। कॉरपोरेट, हाँ 9 नंबर, हाँ वो अभी हमारा प्रावधान हुआ। कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स है वो भी 9 नंबर में जाएगा, वो भी हमारा प्रावधान करना पड़ेगा। क्लियर? फिर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,72,000, वो कहाँ पे जाएगा? वो 2 नंबर में जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर, है ना, ड्यू ऑन डिबेंचर मतलब डिबेंचर का ब्याज चुकाना बाकी है, बराबर है। तो चुकाना बाकी है तो हमें कौन से नंबर में? डिबेंचर नहीं नहीं 8 नंबर में जाएगा। इंटरेस्ट है ना, ब्याज है ना, चुकाना बाकी शॉर्ट टर्म हो जाएगा ना, 1 साल के अंदर अंदर चुका देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म हो जाएगा वो। क्लियर हुआ? इसलिए करंट में जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट लाइबिलिटीज़ में कहाँ पे जाएगा? 8 नंबर में जाएगा, क्योंकि हमें चुकाना बाकी है। चलो, उसके बाद कैश बैलेंस दिया हुआ है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन सा नंबर होता है? 18 नंबर, 18, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक वो भी उसी में जाएगा, 4,94,000। उसके बाद दिया इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड शॉर्ट टर्म, हमने किसी कंपनी में, दूसरी कंपनी में, एक्स लिमिटेड की कंपनी के शेयर हमने खरीदे हैं और वो शॉर्ट टर्म के हैं। कौन से टर्म के हैं? शॉर्ट टर्म में वो पैसा वापस मिल सकता है ना, 26,600। इसमें कुछ ना कुछ आ सकता है कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ में। लोन अनसिक्योर्ड है ना, 2,42,000, तो अनसिक्योर्ड है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए तो 3 नंबर में ही जाएगा। सनरी क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, वो हमारा लेनदार जो है 7 नंबर में जाएगा। और बिल्स पेएबल है वो भी हमारा 7 नंबर, है ना, ट्रेड पेएबल में। ओके, तो ये तो हो गया। अभी हमें मेन टॉपिक जो सीखना है वो अब आ रहा है यहाँ पे, कंटीजेंट लाइबिलिटी वाला। तो यहाँ पे लिखा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन इन फॉर फर्स्ट है द बैलेंस ऑफ ₹3 लाख
in the loan account will with State Financial Corporation, which is secured by hypothecation of a plant and machinery, includes rupees 20,000 interest accrued. यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 लाख का जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की लोन है, तो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की लोन अंदर थी कहीं पे, हाँ 3 लाख का दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बराबर है। तो corporation which is secured by hypothecation of plant and machinery include 20,000 interest secured। तो पहले तो इसका इंटरेस्ट जो है ना, वो इंटरेस्ट तो इसमें हमें लेना है नहीं, क्या नहीं लेना है, इंटरेस्ट नहीं लेना है। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की लोन कितनी है, 3 लाख से कितना दिया है, 3 लाख ही है ना, ओके। हाँ 3 लाख। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ना, देख लेने दो। तो यहाँ पे 3 लाख ही है, 3 लाख ही है, लेकिन हमको क्या बोला है कि इसमें से कौन सा अनसिक्योर्ड, पहले तो हमें 20,000 इंटरेस्ट जो उसमें डाल दिया है वो 20,000 को हम माइनस कर देंगे। तो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो हम कहाँ पे लिखेंगे, हमने लोन लिया है तो 3 नंबर में लिखेंगे। तो 3 नंबर में वो लिखेंगे सही, लेकिन कितना लिखेंगे, 3 लाख नहीं लिखेंगे, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट 20,000 जो हमारा है वो माइनस कर देंगे, तो 3 लाख का कितना बच जाएगा, 2,80,000। 2,80,000 है ना। तो 2,80,000 वहाँ पे लिख देंगे। और दूसरा वहाँ पे सिक्योर्ड क्या दिया है, कुछ क्या सर? सिक्योर्ड लोन दिया है कुछ, विच इज सिक्योर्ड बाय अनसिक्योर्ड लोन, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2,42,000। अच्छा, अभी ये 20,000 जो है इंटरेस्ट, उसका क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो मिला है उसको, $20,000 हमने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया ना, तो इंटरेस्ट तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा ना बैलेंस शीट में। क्लियर, ओके। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल एट रुपीज 55,000 मैच्योरिंग ऑन द 30 जून 2017 हैव बीन डिस्काउंटेड ओके। तो इन 2017 मतलब 2017 जून में वो डिस्काउंट होगा मतलब, है ना। तो 2017 में हम डिस्काउंट कर चुके हैं हम 2017 में, और 2017 अभी हमारा ख़त्म हुआ ना, 2017 का ही बना रहे ना। और यहाँ पे दिया 30 जून 2017 को डिस्काउंटेड, अच्छा मैच्योर होगा। ओके ओके ओके, सही है। हमने डिस्काउंट तो पहले कर दिया है, हैव बीन डिस्काउंटेड मतलब हम भी डिस्काउंट तो पहले कर दिया है, मतलब भुना लिया है बैंक के अंदर, लेकिन वो मैच्योर अभी नहीं हुआ, मतलब उसकी पकने की तारीख नहीं है। पकने की तारीख तो 30 जून है, अभी तो हमारा 31 मार्च चल रहा है, उसके बाद अप्रैल है, मई है, जून महीने में है, 3 महीने बाद, है ना। तो वो पैसा शायद हमको चुकाना भी पड़ सकता है, शायद ना भी चुकाना पड़े, है ना। इसलिए हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, 21 नंबर में लिखेंगे। 21 नंबर में क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पक्का पता नहीं कि हमें चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा। हो सकता है उसके पास डायरेक्ट मिल जाए पैसा, हो सकता है ना मिले तो हमें चुकाना भी पड़े, 2 ऑप्शन है हमारे पास। इसलिए हम उसको 21 नंबर में लिखेंगे कि शायद चुकाना पड़ गया तो हमें उसके पैसे भी कंप्लीट तैयार रखने होंगे, इतना पैसा अलग से। क्लियर है? तो उसकी एंट्री हो जाएगी 21 नंबर में। ओके। तो थर्ड दिया है, द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2 लाख विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी यही होता है, हम किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हम वहाँ पे उसको कमिटमेंट करते हैं कि भाई हम जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इतने टाइम में पूरा कर देंगे, अगर इतने टाइम में पूरा नहीं हुआ तो आपको उसमें से हमारी इनकम में से पैसा काट लेने का, हमको देने का नहीं, ठीक है।
बोल सकते हैं ना, टाइम लिमिट होती है ना कि टाइम के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो टाइम में आपको पूरा करना पड़ेगा, अगर नहीं हो पाया तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा जहाँ जिससे कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है, द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी, मशीनरी का इरेक्शन करने के लिए ऑफ ₹2 लाख, है ना, विच इज स्टिल इनकम्प्लीट, मतलब ये साल में तो पूरा अभी हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी टाइम लिमिट में अगले साल की भी हो सकती है, तो पूरा होगा शायद ना भी हो, तो ये 2 लाख देना भी पड़े शायद ना भी देना पड़े, तो ये शायद देना पड़े शायद ना देना पड़े, वहाँ पे आपको 21 नंबर में कंटीजेंट लाइबिलिटी में लिखना है कि जो मैंने वहाँ पे सेंटेंस आपको बताया टेबल में क्या लिखना है, नहीं समझ में आया तो यहाँ से सेम लिख दो, द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2 लाख विच इज स्टिल इनकम्प्लीट, ऐसा करके सेंटेंस बैठा लिख दो वहाँ पे 21 नंबर पे तो भी चलेगा, ठीक है। तो करो फटाफट स्टार्ट।